सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। आज हम एक ऐसी खबर पर गहरी बात करने वाले हैं जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया में खासकर कॉमेडी सर्कल्स में एकदम से आप कह सकते हैं हलचल मचा दी है। बात हो रही है मशहूर शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो की। जी हाँ, वही शो जो अब एक कानूनी चक्कर में फंस गया है। जी हाँ, और ये मामला सीधा जुड़ा है एक ऐसे किरदार से जिसे फिल्म देखने वाले मतलब क्या बच्चे क्या बड़े सब दिलो जान से चाहते हैं, बाबूराव गणपतराव अपटे। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमारे अपने बाबूराव भैया। बिल्कुल बिल्कुल वही उठा ले रे बाबा वाला आइकॉन। उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। तो आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हुआ क्या, क्यों हुआ, और इसके पीछे कानूनी एंगल क्या है? हाँ, और इसका मतलब क्या है आम क्रिएटर्स और हम जैसे ऑडियंस के लिए भी। लेट्स अनपैक दिस। तो कहानी जहां तक समझ आ रहा है शुरू होती है द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट से। जी। शो का फाइनल एपिसोड था जिसमें खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार साहब वो गेस्ट थे। सब लोग मतलब काफी एक्साइटमेंट था उस एपिसोड को लेकर। हाँ, फाइनल था तो एक्सपेक्टेशंस वैसी ही हाई थी। बिल्कुल। इसी एपिसोड में शो के जाने माने कॉमेडियन है किक्कू शारदा। वो एक एक्ट पेश करते हैं और इस एक्ट में वो किस रूप में नजर आते हैं? वो बने होते हैं बाबूराव गणपतराव आप्टे। अच्छा, वही हीरा पेरी वाले बाबूराव। हाँ, वही बाबूराव जिसे परेश रावल जी ने हीरा फेरी और फिर हीरा फेरी में अपनी मतलब क्या कमाल की एक्टिंग से हमेशा के लिए अमर कर दिया है। वो धोती, वो चश्मा, वो खास स्टाइल। हाँ बिल्कुल वही। किक्कू ने पूरी कोशिश की उस कैरेक्टर को रिक्रिएट करने की। और बस यहीं से, जैसा आपने कहा, पूरा बवाल शुरू हो गया। अच्छा। जैसे ही ये एक्ट फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज ए नादियादवाला की नजरों से गुजरा, वो मतलब काफी सख्त नाराज हो गए। क्यों? उनका क्या कनेक्शन है इससे? क्योंकि हेरा फेरी फ्रेंचाइज के जो राइट्स हैं, जिसमें बाबूराव का किरदार भी शामिल है, वो फिरोज नादियादवाला के पास हैं। उनकी कंपनी ने इस फ्रेंचाइज को प्रोड्यूस किया है। तो ये राइट्स का मामला है। जी बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो नाराजगी सिर्फ मतलब बातों तक नहीं रही, कुछ एक्शन भी हुआ। एक्शन तो फौरन हुआ। फिरोज नादियादवाला ने सीधा नेटफ्लिक्स को, अच्छा नेटफ्लिक्स को, जो शो स्ट्रीम करता है, हाँ, नेटफ्लिक्स को और शो बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी को एक लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस? और नोटिस भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 25 करोड़ रुपए का। 25 करोड़? अरे बाप रे, ये तो सुन के ये कोई हल्की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह सिर्फ एक छोटी मोटी नाराजगी नहीं, बल्कि एक गंभीर लीगल चैलेंज है। नोटिस में साफ तौर पर इल्जाम लगाया गया है कि बाबूराव के किरदार को, जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हाँ। बिना किसी इजाजत के कमर्शियल फायदे के लिए शो में इस्तेमाल किया गया। तो ये सीधा सीधा कॉपीराइट का मामला बन गया। कॉपीराइट भी और ट्रेडमार्क भी। ये इंटरेस्टिंग है। नोटिस के मुताबिक बाबूराव का किरदार सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि नाडियादवाला फैमिली की कंपनी के नाम पर एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी है। ट्रेडमार्क जैसे किसी कंपनी का लोगो या नाम होता है? बिल्कुल वैसे ही। मतलब जैसे कोको कोला एक ब्रांड नाम है, वैसे ही बाबूराव कैरेक्टर को भी उन्होंने एक ब्रांड की तरह लीगली रजिस्टर करवाया हुआ है। ये तो काफी मतलब सॉलिड लीगल ग्राउंड लग रहा है उनके लिए। हाँ, नोटिस में स्पेसिफिकली कुछ कानूनी सेक्शंस का हवाला भी दिया गया है, जैसे कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 51। सेक्शन 51 ये क्या कहता है आम जुबान में? ये सेक्शन बेसिकली कहता है कि अगर कोई आपके ओरिजिनल काम को बिना पूछे कॉपी करता है, उसे पब्लिक में दिखाता है या उसे अडेप्ट करता है, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अच्छा। साथ ही ट्रेडमार्क्स एक्ट के सेक्शन 29 का भी जिक्र है, ओके। जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के गलत इस्तेमाल को रोकता है, यानी बाबूराव के नाम और उनकी पहचान को बिजनेस के लिए, कमर्शियल गेन के लिए यूज करना। और आपने सेक्शन 14 कॉपीराइट एक्ट का भी कहा था शुरू में। जी, सेक्शन 14 भी मेंशन्ड है। ये क्रिएटर को कुछ खास एक्सक्लूसिव राइट्स देता है, जैसे अपने काम को रिप्रोड्यूस करना, उसकी कॉपीज बनाना या उसे पब्लिक में परफॉर्म करना। तो नोटिस का कहना है कि कपिल शो ने बाबूराव के कैरेक्टर को पब्लिक में परफॉर्म करके इस एक्सक्लूसिव राइट की भी खिलाफ वर्जी की है। सिंपल शब्दों में उन्होंने नादियादवाला की प्रॉपर्टी को बिना पूछे इस्तेमाल किया और दुनिया को दिखाया अपने शो के लिए। समझ गया। तो ये काफी लेयर्स हैं इस लीगल नोटिस में। फिरोज नादियादवाला ने इस पर मतलब सिर्फ नोटिस ही भेजा या कुछ कहा भी है पब्लिक में? कहा है, बिल्कुल कहा है। उन्होंने एक डिटेल स्टेटमेंट भी जारी किया है।
और उसमें उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बाबूराव सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि हेरा फेरी की रूह है, उसकी जान है। जान है? वाओ। हाँ, उन्होंने जोर देकर कहा कि इस किरदार को बनाने में, उसकी पर्सनालिटी को शेप देने में उनकी अपनी सोच, उनका विजन और उनकी क्रिएटिव मेहनत लगी है। वो इसे सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं मान रहे। और परेश रावल जी का जिक्र किया, क्योंकि उनकी एक्टिंग तो बिल्कुल किया। उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं की, परेश रावल जी की बेहतरीन अदाकारी और मेहनत का भी खास जिक्र किया। कहा कि परेश जी ने इस किरदार में जान फूंक दी। ये तो सच है। तो नडियाडवाला साहब का कहना है कि जब एक चीज को इतनी लगन और मेहनत से बनाया गया हो तो किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो उसे अपने शो की टीआरपी बढ़ाने या कमर्शियल फायदे के लिए इस तरह इस्तेमाल करे। सही बात है। उनका एक कोट भी था शायद कल्चर पर। हाँ, वो लाइन बहुत पावरफुल थी। कल्चर इज फॉर प्रोटेक्शन नॉट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब हमारी विरासत, हमारा कल्चर संभालने के लिए है, उसे बेचने या उसका गलत फायदा उठाने के लिए नहीं। ये एक अलग पर्सपेक्टिव देता है पूरे मामले को। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये सिर्फ मिमिक्री या नकल उतारने का मामला नहीं है जैसा अक्सर कॉमेडी शोज में होता है। वो तो चलता रहता। ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जुड़ा है उस किरदार की लेगेसी से, उसकी पहचान से जो सालों में बनी है, और सबसे अहम उसकी कमर्शियल वैल्यू से। बाबूराव अब सिर्फ एक फिल्म कैरेक्टर नहीं रहा। नहीं, वो तो एक फिनोमिनन बन गया है। बिल्कुल, वो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया, एक ब्रांड बन गया। आप देखते होंगे टी-शर्ट्स पर, मीम्स में, हर जगह इस ब्रांड की एक मार्केट वैल्यू है। सही। और प्रोड्यूसर्स उसी वैल्यू को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई भी इस कैरेक्टर को यूज करेगा तो इस ब्रांड की वैल्यू कम हो सकती है या गलत मैसेज जा सकता है। तो ये आम नकल उतारने से, मिमिक्री से बहुत अलग मामला लग रहा है, क्योंकि यहाँ बात सीधे सीधे एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की आ गई है। एग्जैक्टली। वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इस केस का एक क्रूशियल पॉइंट है। सना रईस खान, उनका नाम लीगल सर्कल्स में काफी जाना माना है और उन्होंने इस मामले पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। उनका क्या कहना है? उनके बयान के मुताबिक ये सिर्फ कॉपीराइट या ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि कमर्शियल फायदे के लिए की गई खुली चोरी, ओपन थेफ्ट है। ओपन थेफ्ट, ये तो बहुत सख्त अल्फाज हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि कानून इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा, खासकर जब किसी ने अपने राइट्स को लीगली प्रोटेक्ट किया हो। उनका एक और कोट बड़ा रेलेवेंट है इस डिजिटल एज में। वो कहती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई मामूली उधार लेने की चीज नहीं, ये क्रिएटिव काम की जान है। मतलब किसी की सोच, किसी का आइडिया, किसी की कला, उसकी अपनी मलकियत है, आप उसे ऐसे ही बोरो नहीं कर सकते। और एक और पॉइंट उन्होंने उठाया जो काफी इंटरेस्टिंग है। वो क्या? उन्होंने कहा, नॉस्टैल्जिया डजंट कैंसिल ओनरशिप। नॉस्टैल्जिया डजंट कैंसिल ओनरशिप मतलब अगर कोई किरदार बहुत पुराना हो गया है या लोगों को उससे बहुत प्यार है, नॉस्टैल्जिया है उससे जुड़ा हुआ, जैसा बाबूराव के साथ है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके कानूनी हकदार के राइट्स खत्म हो गए। मालिकाना हक तो फिर भी रहेगा, चाहे कितना भी नॉस्टैल्जिया हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे सना रईस खान का नाम पहले भी सुना है कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में। जी हाँ, वो काफी हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करने के लिए जानी जाती हैं। शायद कुछ लोगों को याद हो, उनका नाम आर्यन खान क्रूज केस में भी आया था। ओह हाँ, याद आया। और फिर शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जा की बेल में भी उनका रोल था। वो बिग बॉस में भी आई थी। अच्छा, बिग बॉस में भी। ओके, तो उनका इस केस में होना इस मामले को और ज्यादा सीरियस बना देता है। बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस्ड और वेल नोन लॉयर का होना केस को वेट देता है। वैसे बात हो रही है सना रईस खान की। अभी हाल ही में मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था हेदर शोबिस पर। विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण पर बात कर रही थी। अच्छा, कैसा था? काफी अच्छा था। मतलब काफी इंस्पायरिंग बातें थी उसमें। अगर किसी को दिलचस्पी हो तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख सकते हैं। काफी इंसाइटफुल था। जरूर। अच्छा, खैर वापस आते हैं इस केस पर। तो नाडियावाला की लीगल टीम अब चाहती क्या है? उनके डिमांड्स क्या हैं इस नोटिस में? डिमांड्स बिल्कुल क्लियर हैं और कह सकते हैं काफी सख्त हैं। जैसे? नंबर 1, फौरन मतलब इमीडिएटली नेटफ्लिक्स और प्रोडक्शन हाउस उस एपिसोड के उस हिस्से को जिसमें बाबूराव का कैरेक्टर यूज हुआ है, हाँ, अपने प्लेटफॉर्म से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से और हर दूसरे ऑनलाइन या ऑफलाइन चैनल से हटाएं, पूरी तरह से रिमूव करें। ठीक है, कंटेंट हटाने की मांग हो गई। और क्या? नंबर 2,
एक लिखित में यानी रिटन एश्योरेंस दें कि भविष्य में, फ्यूचर में वो कभी भी बाबूराव या हेरा फेरी फ्रेंचाइज से जुड़े किसी भी कैरेक्टर या एलिमेंट को बिना नाडियाडवाला की साफ लिखित परमिशन के इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब फ्यूचर के लिए गारंटी मांग रहे हैं। जी, गारंटी। और तीसरी डिमांड, शायद माफी की। हाँ, माफी तो बनती अगर गलती हुई है। हाँ, तीसरी डिमांड है कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर अंदर एक पब्लिक अपॉलॉजी यानी सार्वजनिक माफीनामा जारी किया जाए। 24 घंटे, ये तो बहुत कम टाइम है। बिल्कुल। और चौथी और सबसे बड़ी डिमांड, वो 25 करोड़ वाला मामला। जी वही, चौथी डिमांड है 25 करोड़ रुपए का हर्जाना यानी डैमेजेस या कॉम्पनसेशन अदा करना। और इसके लिए कितना टाइम दिया है? सिर्फ 2 दिन। नोटिस मिलने के 2 दिन के अंदर 25 करोड़ रुपए चाहिए। 2 दिन में 25 करोड़, ये तो प्रैक्टिकली बहुत डिमांडिंग है। और अगर ये चारों डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो नोटिस में साफ लिखा है कि नाडियादवाला की कंपनी सिविल यानी दीवानी और क्रिमिनल यानी फौजदारी दोनों तरह की कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। क्रिमिनल भी, मतलब मामला सिर्फ पैसे का नहीं, जेल तक जा सकता है। नोटिस में तो यही धमकी दी गई है, सिविल सूट फॉर डैमेजेस और क्रिमिनल कंप्लेंट फॉर इन्फ्रिंजमेंट, दोनों ऑप्शंस ओपन रखे हैं उन्होंने। वाओ, ये तो काफी सीरियस सिनेरियो बन गया है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे इंसिडेंट का, इस विवाद का मतलब क्या है, इसके असर क्या हो सकते हैं आगे चलकर? हाँ, यही सबसे अहम सवाल है अब। खासकर कॉमेडियंस के लिए, मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। और नेटफ्लिक्स जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी इसके इम्प्लीकेशंस काफी दूर तक जा सकते हैं। पहला सवाल तो यही आता है जहन में कि पॉपुलर कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करने की लाइन कहाँ खींची जाए, मतलब हद क्या है? बिल्कुल, कहाँ तक मिमिक्री या कॉमेडी, पैरोडी या ट्रिब्यूट के दायरे में आती है और कब वो इन्फ्रिंजमेंट यानी कानूनी खिलाफवर्जी बन जाती है। क्योंकि कॉमेडी शोज में तो अक्सर फिल्मी किरदारों की नकल उतारी जाती है, उन पर जोक्स किए जाते हैं, वो तो चलता ही है। हाँ, लेकिन क्या अब हर बार परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हर छोटे-मोटे मिमिक्री एक्ट के लिए परमिशन लेनी पड़ी, तो शायद कॉमेडी का वो जो स्पॉन्टेनियस फन है, वो कहीं कम ना हो जाए। सही कहा, लेकिन दूसरी तरफ क्रिएटर के राइट्स भी तो हैं। उसने मेहनत की है, कैरेक्टर बनाया है, उसको लीगली प्रोटेक्ट किया है। हाँ, वो भी है। बैलेंस कैसे बनेगा? बिल्कुल, इसीलिए ये बैलेंस बहुत जरूरी है। कानून में फेयर यूज या फेयर डीलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फेयर यूज, वो क्या होता है? वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं क्रिटिसिज्म के लिए, रिव्यू के लिए या पैरोडी के लिए। मतलब आप किसी के काम को थोड़ा यूज कर सकते हैं कमेंट करने या मजाक बनाने के लिए बिना परमिशन के। अच्छा। लेकिन जब बात सीधे सीधे कमर्शियल शो में एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेडमार्क्ड कैरेक्टर को बिना परमिशन के इस्तेमाल करने की आती है तो मामला फेयर यूज से आगे निकल जाता है। कम से कम नाडियादवाला की टीम का यही कहना है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये पैरोडी नहीं थी। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये पैरोडी नहीं बल्कि कैरेक्टर का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन था, शो को पॉपुलर बनाने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। ये पॉइंट भी वैलिड लगता है उनके पर्सपेक्टिव से। एक और एंगल है इसमें, हम ऑडियंस का। हम जैसे लोग जो बाबूराव को इतना प्यार करते हैं, उसके डायलॉग्स दोहराते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, हमारा एक इमोशनल कनेक्शन है उस कैरेक्टर से। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो इस इमोशनल कनेक्शन की क्या वैल्यू है कानून के सामने? क्या पब्लिक का प्यार किसी कैरेक्टर को पब्लिक प्रॉपर्टी बना देता है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है। फैंडम और ओनरशिप के बीच की ये कशमकश नहीं है। लोग कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं, उन्हें अपना समझने लगते हैं। हाँ, जैसे वो हमारा अपना ही कोई है। लेकिन कानूनी तौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स क्रिएटर या ओनर के पास ही रहते हैं, चाहे कैरेक्टर कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो जाए। तो फिर फैन फिक्शन, फैन आर्ट, मीम्स, ये सब वो सब अक्सर एक ग्रे एरिया में आते हैं जब तक उनसे डायरेक्ट कमर्शियल फायदा ना उठाया जा रहा हो। अगर कोई फैन अपने ब्लॉग पर कुछ लिख रहा है या टी शर्ट बना के दोस्तों को दे रहा है तो शायद कोई इशू ना हो। लेकिन एक बड़े कमर्शियल टीवी शो पर जो नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, वहां इस्तेमाल करना बिल्कुल अलग बात है। वहां कमर्शियल इंटेंट साफ नजर आता है। तो शायद इस केस से ये लाइंस और क्लियर होंगी, पब्लिक डोमेन और प्राइवेट ओनरशिप के बीच का फर्क। उम्मीद तो यही है। शायद इससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी, खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस तरह के इस्तेमाल को लेकर।
तो ये देखना होगा कि नेटफ्लिक्स और प्रोडक्शन हाउस इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं। क्या वो माफी मांगते हैं, कंटेंट हटाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं? या फिर इस केस को कोर्ट में फाइट करते हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। आउटकम जो भी हो, इसका असर इंडस्ट्री पर जरूर पड़ेगा, लगता है। जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था द ग्रेट इंडियन कपल शो और बाबू राव किरदार से जुड़ा पूरा विवाद, जो अब जैसा हमने देखा एक कानूनी मोड़ ले चुका है। एक तरफ है क्रिएटिव फ्रीडम, हंसी मजाक, कॉमेडी और पैरोडी का सवाल, और दूसरी तरफ है सालों की मेहनत से बनाए गए लीगली प्रोटेक्टेड किरदारों और उनके क्रिएटर्स के अधिकार, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सवाल। दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इंडस्ट्री क्या नए रूल्स या गाइडलाइंस बनाती है। क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कंटेंट को अप्रूव करने से पहले और ज्यादा स्क्रूटनी करेंगे? शायद अब लीगल टीम्स हर चीज को और बारीकी से देखेंगे। और क्या कॉमेडियंस को अब मशहूर किरदारों की नकल उतारने से पहले लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी? ये तो उनके लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। हाँ, ये सवाल अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जहन में जरूर घूम रहे होंगे। और एक आखिरी सोच जो मेरे ख्याल में रह जाती है, क्या इस तरह के लीगल एक्शन से वो स्पॉन्टेनियस बेबाक कॉमेडी जो अक्सर मशहूर चीजों पर, पॉप कल्चर पर रिलाय करती है, वो कहीं खतरे में पड़ जाएगी? या फिर ये क्रिएटर्स को और ज्यादा ओरिजिनल होने के लिए, नए किरदार बनाने के लिए प्रेरित करेगा कि भाई दूसरों के कैरेक्टर्स छोड़ो, अपना कुछ बनाओ? ये भी हो सकता है। शायद इसका जवाब हमें जल्द ही मिले। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। इस मौजू पर हमारे लिए रिसर्च की है हायदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू। खुदा हाफिज।